सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ जो है बच्चों हमारा, क्या हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, हेलो, नहीं है भाई, ले आइयो। प्याज टमाटर बनाना कर, हाँ ठीक है, ओके, तुम छोड़ दो, आ जाओ फिर देखता हूँ। प्याज टमाटर का भी देखना पड़ता भाई। संध्या कह रही है हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर इन नेचुरल कंडीशन। ठीक है, इन नेचुरल कंडीशन हीट जो हमारी हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट पे जाएगी। ऐसी ना कई सारी डेफिनेशंस होती हैं सेकंड लॉ की। एक ना केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है। वो यही सब बातें कर रहे होते हैं कि हीट जो है हॉटर से कोल्डर पे ही जाएगी, कभी कोल्डर से हॉटर की तरफ नहीं आएगी। ये सब बातें होती है, तो अलग अलग स्टेटमेंट होती है, इन सब का एक कंक्लूजन होता है। वो समरी हमारे बड़े काम की है। ठीक है, हीट आपकी हॉटर से कोल्डर जाएगी, ये सब अलग अलग ना स्टेटमेंट होते हैं। सेकंड लॉ के 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, उन सब स्टेटमेंट बड़े भारी भारी लिखे होते हैं कि वो सिंक, एक ही सिंक के साथ सेम टेम्परेचर पे कोई चीज कनेक्टेड है, दो सिस्टम कनेक्टेड है, एक से हीट जाएगी नहीं जाएगी, ऐसे पता नहीं उल्टा सीधा बोलते हैं। इसकी एक समरी फॉर्म होती है कि आप जो है कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। ये अंकिता ने क्या चिपका दिया, जैम बोर्ड फाइल, ये चलाने भी नहीं आती है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं, मैं कुछ काम का भेजेगा, इसका तो रिक्वेस्ट एक्सेस आ गया। चलो, क्या भेजा भैया अंकिता, क्या लिख के भेजा है? और लीव भी करके चली गई, शेयर करके चल गया। ठीक है, अनलेस एनर्जी सप्लाइड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको हीट फ्लो जो है, हीट फ्लो कराने के लिए हम वर्क दे सकते हैं, और वर्क दे के आप कोल्डर ऑब्जेक्ट से वाटर ऑब्जेक्ट की तरफ भी आप चीजों को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है कि आप वर्क दे के हीट फ्लो करा सकते हैं कोल्डर से वाटर की तरफ। अदरवाइज जनरली क्या होता है, वाटर से कोल्डर की तरफ ही हमारी चीजें हीट चल रही होती है। इसका एक जो सबसे बढ़िया समरी फॉर्म है सेकेंड लॉ का, वो ये कहता है कि आपकी जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अगर मेरी एनर्जी जा रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, मेरा एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं आ सकता। एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं आएगा। मतलब बोले तो, मतलब देखते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है बच्चों, आप एक बाइक का इंजन देखिए। बाइक का इंजन हमारा क्या कर रहा होता है, हीट को ना वर्क में कन्वर्ट कर देता है। हम क्या करते हैं बच्चों, हमारा फ्यूल बर्न करते हैं, हीट एनर्जी हमारे इंजन को देते हैं। इसको क्या करना है, हमारी बाइक को काइनेटिक एनर्जी देनी है, ये वर्क के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी दे देता है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो आपने 100 जूल हीट प्रोड्यूस करी फ्यूल बर्न करके, उससे आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, आपको हो सकता है 70 जूल मिले, हो सकता है 60 जूल मिले, तो 70 मान लेता हूँ ताकि अलग अलग वैल्यूज ना बोलनी पड़े। 70 और 30 और 100 की कहानी देखते हैं। कहोगे आपकी सर हीट दी आपने 100 जूल, आपको मिला कितने एनर्जी, 70 जूल, तो 30 कहाँ गए सर, एनर्जी तो क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो गायब कैसे हो गई? तो गायब नहीं होती बच्चों। होता क्या है कि आपने कहा कि हीट वर्क में चली जाए, तो वो पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होती, पूरी की पूरी वो हीट कन्वर्ट नहीं होती है। थोड़ी बहुत आपकी हीट रिजेक्ट हो जाती है सिस्टम से। रिजेक्ट होने का मतलब है आपने 100 जूल दी, 100 के अंदर से 30 जूल जो है हीट की फॉर्म में रह गई। 30 जूल अगर आपकी हीट की फॉर्म में रह गई, तो वो ऐसे करके सिस्टम से बाहर आ जाएगी। इसको बोलते हैं बच्चों हीट रिजेक्टेड। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इंजन वगैरह, कारनोट इंजन ये सब पढ़ते हैं, जो बाइक के रियल इंजन होते हैं, आईसी इंजन बोलते हैं उनको, वो फिर ग्रेजुएशन में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आपने 100 जूल हीट दी, उसके अंदर से 30 जूल आपकी कन्वर्ट नहीं हुई और 70 कन्वर्ट हो गई। तो जितनी आपकी कन्वर्जन हो जाएगी उसको आप, गलती से, क्योंकि मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा था, तो पता नहीं क्या क्या ओपन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझसे भी ओपन नहीं हुआ जो तुमने भेजा था। ठीक है, ओके, कोई नहीं। तो क्या है कि हीट का कन्वर्जन आप वर्क में कर रहे हैं, पूरा पूरा कन्वर्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत रिजेक्शन हो रहा है, तो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपने 100 जूल काम किया, 100 जूल को ये काम शुरू किया, उसके लिए इनपुट दिया, आपको आउटपुट में क्या मिला, 70। तो बच्चों जब भी आपको किसी चीज की एफिशिएंसी लिखनी होती है, एफिशिएंसी का कॉमन फॉर्मूला होता है, नॉट जस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिस्ट्री, एवरीवेयर। किसी भी काम की हम एफिशिएंसी कैसे देखते हैं बच्चों, आपने इनपुट जो दिया था, आप देखेंगे उस इनपुट के कोरस्पोंडिंग आपका आउटपुट कितना है।
ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, मतलब हर तरह की फील्ड में इस चीज की स्टडी करी जाती है। कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कोई मशीन प्रोडक्शन कर रही है, कोई भी चीज बना रही है, मान लो जैसे किसी मशीन से आप कोई, मैं पहले काम करता था एसी बनाने की कंपनी में, तो वहां पे कंप्रेसर बनाते थे। कंप्रेसर नाम की चीज होती है, हमारे एसी के अंदर लगा होता है। तो कोई एक मशीन ना कंप्रेसर बना रही है, अगर वो कंप्रेसर बना रही है तो आपने उसको जो इनपुट वैल्यूज दी, आपने इनपुट वैल्यूज मनी की टर्म्स में आप काउंट करोगे, 200 रुपए का उसको सामान दिया और वो बाहर कंप्रेसर बना के देती है, तो आउटपुट तो भाई 250 रुपए को होगा। आपने कोई काम किया तो पैसे के लिए करोगे, तो 200 की चीज 250 की बन जाएगी। तो उस प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या लिखोगे, आउटपुट 250 बटे इनपुट 200, यानी कि जितना आउटपुट मिल रहा है उसके इनपुट का डिवाइड कर दो, आपको एफिशिएंसी पता चल जाती है किसी काम की। तो उस केस के अंदर एफिशिएंसी कितनी होगी, 250 बटे 200, तो 250 5 बटे 4 1.25, 125% होगी आपकी एफिशिएंसी की वैल्यू। यहाँ पे कितनी आएगी एफिशिएंसी की वैल्यू, अगर हमारे सब्जेक्ट की बात करें कि सर 70 जूल तो मेरे को आउटपुट में मिली और इनपुट में क्या मिला बच्चे, 100 जूल। महक बेटा, आप ज्वाइन और लीव बार बार हो रहे हो, आपका अगर नेटवर्क का इश्यू है तो भले ही आप लीव कर जाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। अगर ऐसे हो रहा है ना कि लीव करते हो वापस आते हो, सुनता नहीं है, फिर क्या फायदा। अगर पूरी क्लास आप 1 घंटे बैठे हो, इससे अच्छा कुछ और पढ़ लो, जब रिकॉर्डिंग आ जाए तो वहां से देख लेना। मतलब ये सबके लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है। अगर किसी बच्चे के साथ किसी दिन ऐसा होता है कि ज्वाइन लीव बार बार हो रहा है, तो उस दिन लीव ही कर दिया करो, तो रिकॉर्डेड देख लिया करो। 1 घंटे बैठ के आप टाइम वेस्ट ना करें कि आप कुछ समझ कुछ आ नहीं रहा है, ज्वाइन करके वापस आते हो तब तक 5 मिनट बात आगे जा चुकी होती है और कनेक्ट नहीं हो रही चीजें। तो उस केस में टाइम वेस्ट ना करें, कोई और सब्जेक्ट आराम से बैठ के पढ़ें ऑफलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। चलिए, एफिशिएंसी की बात होगी। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, एफिशिएंसी 100% नहीं होगी कभी भी। वो कहता है कि आप चाहे कितने ही शातिर चालाक चतुर हो जाए, आप कितना ही अच्छा इनपुट इंजन बना लें, आप उसकी 100 की 100 जूल को ना, आप 100 जूल वर्क में नहीं ला सकते। कुछ ना कुछ तो आपका नुकसान होगा हीट के फॉर्म में। ऐसा कैसा रह जाएगा, नुकसान कैसे है बच्चों ये, आपने क्या किया, 50 रुपए का पेट्रोल लेके आए, 50 रुपए के पेट्रोल से 100 जूल हीट बनाई आपने, उससे आपकी मोटरसाइकिल तो 70 जूल जितनी चली, बाकी तो आपके एनवायरमेंट में चली गई हीट, इसलिए आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, नुकसान हो गया। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं नुकसान तो हमेशा होगा, चाहे तुम कुछ कर लो। पहले जो बच्चों हमारे इंजन बनाए जाते थे उनकी एफिशिएंसी और भी कम होती थी, 30% 40% एफिशिएंसी के इंजन चला रहे हैं। अभी ऐसा कि 50-60% तक के भी इंजन आते हैं। मैंने 70 बोल दिया कि बहुत ही एफिशिएंट इंजन। रियल लाइफ इंजन तो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे होते। हमारी बाइक का इंजन है, वो जब लेके आए कंपनी से तभी भी 70% नहीं दे रहा होता है, और फिर धीरे धीरे उसकी क्वालिटी गिर जाती है। जैसे कोई चीज वर्क कर रही है तो धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस शुरू जैसा तो बचता नहीं है, तो फिर एफिशिएंसी घट घट के 50-55 के अराउंड आने लग जाती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम पूरी की पूरी हीट को वर्क में कैलकुलेट कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर तुम कभी ऐसा कर रहे हो कि वर्क देके हीट पुश करा रहे हो रेफ्रिजरेटर के अंदर से, तो भी आप कभी भी 100 जूल वर्क दोगे तो 100 जूल हीट बाहर नहीं आएगी, वर्क भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, और आपको 100 जूल तो हीट वापस नहीं मिलेगी, हो सकता है 70 जूल मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा हो रहा होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कोई भी चीज कंप्लीट एफिशिएंसी से कन्वर्जन नहीं कर सकती। अब बात करते हैं बच्चों स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना सी सबसे आसान शब्दों के अंदर, किसी को भारी भारी डेफिनेशन चाहिए हो तो इससे पहले की क्लास में सेकंड लॉ भी डिस्कशन हुआ होगा, वहां पे मेरे को नहीं पता कि क्या पढ़ाया गया, क्योंकि मैंने मेरी किसी भी क्लास में सेकंड लॉ नहीं पढ़ाया था। तो ये तो मेरा तो धर्म है कि मैं यहाँ पे दोबारा बता दूं। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी जिन बच्चों को मैंने आज सुबह मैसेज कर दिया 4-5 बजे कि जिनका भी एक्स्ट्रा क्लास वाला सीन मिस हुआ है उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आगे यूज नहीं होनी है एंथैल्पी अभी इतनी जल्दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लीजिएगा। तो ये हो गया अपना सेकंड लॉ। अब भारी भारी स्टेटमेंट चाहिए हो तो कुछ कुछ कैल्विन प्लैंक वगैरह की स्टेटमेंट होती है, मैं बोल के बता देता हूँ, बिल्कुल भी काम की नहीं। एक बताऊंगा, अच्छे लगे तो बता देना, दूसरी बता दूंगा, मेरे को भी याद नहीं रहती कभी भी, कॉपी रख के बैठता रहता हूँ मैं अपनी 11th क्लास की, उसी में से बता देता हूँ। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, सुन लो बस। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस कनेक्टेड विद अ सिंगल रिजर्वायर टू प्रोड्यूस वर्क डन। अब इससे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सिंगल रिजर्वियर कौन वर्क डन। ये जो है ये सेकंड लॉ की जो डेफिनेशन है इंजीनियरिंग लेवल के, जहाँ पे इंजन वगैरह यूज करने शुरू कर देते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट्स होती है मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में भी कैल्विन प्लैंक वगैरह कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। पेपर के अंदर इतना लिख के आओगे ना कि 100% एफिशिएंसी से कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकती, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको कंपटीशन एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड लॉ के ऊपर, वो इसी बात को फॉलो करते हैं कि 100% एनर्जी 100% एफिशिएंसी से एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। चलिए, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं बच्चों। स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी जैसे एफिशिएंसी एक जनरल टर्म है, ऐसे स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी भी कोई केमिस्ट्री की पर्टिकुलर टर्म नहीं है, ये भी जनरल टर्म है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब किसी भी काम के होने की आसानी, नॉन स्पॉन्टेनिटी का मतलब कोई भी काम आसानी से ना होए।
ठीक है। स्पॉन्टेनियस कोई चीज होगी। रिएक्शन के बारे में बात करें बच्चों, रिएक्शन जो होता है, कुछ रिएक्शंस आप कहेंगे कि एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक होते हैं। जो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो तो हीट आपको बाहर निकाल के देंगे। इसका मतलब आप कुछ नहीं करते, आपने दो रिएक्टेंट उठाए और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्रिएट कर सकते, तो अपने आप रिएक्शन करके आपको हीट प्रोडक्ट जो भी कुछ दे सकते दे देंगे। कुछ एंडोथर्मिक जो होते हैं उनकी बात करें कि आप रिएक्टेंट मिला दोगे, वो फिर भी पड़े रहेंगे बीकर के अंदर कि हम नहीं हिल रहे, हम नहीं रिएक्शन करेंगे। फिर आप उनकी हीटिंग करोगे, जब आप हीटिंग करोगे तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्शन आगे चलेगा। जो आपकी ये वाले जो रिएक्शंस है जिनके अंदर आपने हीटिंग करनी पड़ी, ये स्टार्टिंग में क्या थे, नॉन स्पॉन्टेनियस थे, फिर आपने इसके अंदर हीट वीट दी तो इनको स्पॉन्टेनियस बनाया, फिर ये प्रोसेस चला। तो अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस, और अगर आपको कोई हीट देनी पड़ रही है तो जब तक हीट दोगे तब तक वो नॉन स्पॉन्टेनियस, तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। ये स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी का मतलब हो गया। यहाँ पे कबूतर पूछ रहे हैं एक दूसरे से, व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो दूसरा कबूतर बता रहा है नेचुरलनेस, अपने आप होना, स्पॉन्टेनियसनेस, स्पॉन्टेनियसनेस तो यही बात, ईज कोई चीज आसानी से होना, अनरेजिस्टेंट ना रुकने वाली चीज। तो ये अलग अलग शब्द हो गए। स्पॉन्टेनिटी का सिंपल सा मतलब यही है कि कोई चीज अपने आप हो जाए और कोई चीज दूसरी बात ना हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बोलो भाई, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी, नो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगर किसी को डाउट नहीं हो तो एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। सेकंड लॉ जो है एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन भी लेके आता है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है बच्चों रैंडमनेस ऑफ ऑर्डर। कोई भी चीज अगर रैंडमली घूम रही है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, किसी सिस्टम के अंदर क्या होगा, गैसेज होंगी, ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर गैस है तो गैसेज रैंडमली उसके मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, ठीक है, कोई किसी स्पीड से घूम रहा है, कोई कहीं टक्कर मार रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं रैंडमनेस दिखाती है। रैंडमनेस का मतलब कोई ऑर्डर नहीं होगा, किसी सिस्टम के अंदर अरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये जो चीज है कि रैंडमनेस भरी हुई है किसी चीज के अंदर, वो उसकी एंट्रोपी को डिनोट करता है। जितनी ज्यादा आपकी रैंडमनेस होगी बच्चों उस सिस्टम के अंदर, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। मेरी वीडियो दिखनी बंद हो रही है ना, उसकी टेंशन मत लेना, वीडियो अभी ठीक करता हूँ, वीडियो ठीक हो जाएगी। और एंट्रोपी क्या हो गया, रैंडमनेस के बारे में बता रही है एंट्रोपी मेरी, ठीक है। रैंडमनेस का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कहीं कहीं घूम रहा है, ठीक है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल दूर दूर तक भागे हुए हैं किसी चीज के, उसके पार्ट्स दूर दूर तक गए हुए हैं, वो उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा बताएंगे, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी जितनी दूर तक उसके मॉलिक्यूल जा सकते हैं। तो ये चीज हमारी एंट्रोपी हो गई। क्या है, रैंडमनेस है, दूर दूर तक हमारी चीजें अगर घूमती फिरती रहेंगी तो हमारी एंट्रोपी ज्यादा होगी, ठीक है। अब एंट्रोपी के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं, लोगों ने क्या क्या बताया। एक तो सीधा सीधा ये बोल दिया, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ठीक है। रैंडमनेस और डिसऑर्डर अगर किसी चीज के अंदर होता है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, ठीक है, ये बात याद कर ली। फिर बात आती है कि फार्मूला वार्मूला में बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को। तो एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। एंट्रोपी को तो रिप्रेजेंट कर देते हैं एस से, एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक है। एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, किसी भी चीज का चेंज निकालना उसके सामने डेल लिख दो। डेल एस क्या हो जाएगा भाई साहब, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, आप किसी प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस हो गया, आप इसकी वॉल्यूम V1 से V2 कर दो। क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो। मान लीजिए प्रोसेस आपका कैसा था, आइसोबारिक कंप्रेशन था, आइसोबारिक कंप्रेशन था, ठीक है। आइसोबारिक कंप्रेशन, आप V1 से V2 वॉल्यूम पे आ गए। कहते इसके लिए एंट्रोपी का क्या चेंज आएगा। तो एंट्रोपी का चेंज लिखने के लिए क्या करोगे बच्चों, आप कहोगे डेल एस की वैल्यू ना क्यू रिवर्सिबल कोमा आइसोथर्मल बाई टी के बराबर होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या होता है। बस ये प्रोसेस तो मेरा कैसा हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस है, V1 से V2 आया। क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल का मतलब है कि आप V1 से V2 आइए रिवर्सिबली और आइसोथर्मली, ठीक है। रिवर्सिबली और आइसोथर्मली आप इस रिएक्शन को कराइए, प्रोसेस को कराइए, तब जो हीट चेंज आएगा उस हीट चेंज के अंदर, जब आइसोथर्मल है मेरा प्रोसेस तो क्या हो जाएगा, मेरा एक टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू होगी, जितनी हीट आ रही है मेरी उस हीट के अंदर मैं टी से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। यानी कैसा भी प्रोसेस हो रहा हो उसी प्रोसेस को जिस भी चेंज के लिए जा रहा है V1 से V2 जा रहा है, तो उसी V1 से V2 चेंज के लिए आप आइसोथर्मली और रिवर्सिबली कराओ। जब आप ऐसा कराओगे तो जो हीट चेंज आएगा उस हीट चेंज के अंदर टेम्परेचर का डिवाइड कर दो, आपके पास एंट्रोपी चेंज डेल एस आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक डाउट हो किसी को कि डेल एस, आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल, ये सब क्या करना है तो बता दो, वरना आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी की बात कर लेते हैं कि एंट्रोपी क्या चीज होती है, स्टेट फंक्शन होता है कि नहीं होता है।
अच्छा एक सेकंड, एक सर सेकंड ये संजय, एक सेकंड, रिवर्सिबल और आपकी आवाज, इरिवर्सिबल दोनों आज तो के लिए पंगे हो जाएंगे अगर आवाज निकली तो। मतलब मेरा ना ईयरफोन, एक सेकंड रुक जाओ, आप बैठ, हाँ अब बोलिए। सर ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए है। हाँ सबके लिए एंट्रोपी चेंज, आपको एंट्रोपी चेंज अगर निकालना है तो आप उसका क्यू रिवर्सिबल निकालिए। और भी फॉर्मूले आएंगे अभी सबके ना, अलग अलग भी आएंगे। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर क्यू रिवर्सिबल निकाल सकते हो आइसोथर्मल का तो उससे निकाल लो, अदरवाइज अगर आपके पास इस ये करने का जुगाड़ नहीं है, वैसे थोड़ी हर बार उसको कोई प्रोसेस कराना है, आइसोबारिक करा रहे थे उसको पहले आइसोथर्मली करा के देखेंगे, फिर उसका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। तो आगे करके हम एक फॉर्मूला निकाल लेंगे जिससे सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, आइसोथर्मल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए क्या है, ये फॉर्मूला हो गया बेसिक डेफिनेशन कि क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मली बाई टी के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एंथ्रोपी ना स्टेट फंक्शन है, वो V1 से V2 में जो भी चेंज आएगा, ठीक है, वो सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी तरीके के पाथ से फॉलो हो। अगर ये पाथ फंक्शन होती तो फिर अलग आता, आइसोथर्मल के लिए अलग एंट्रोपी चेंज आता, आइसोबारिक के लिए बच्चों अलग चेंज आता, एडिया के लिए अलग आता, ठीक है ना, तो ऐसा होता। लेकिन क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन के अंदर हमारी चीजों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे प्रोसेस या पाथ क्या था, उन्हें सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता है कि इनिशियल वैल्यू क्या थी और फाइनल वैल्यू क्या हो गई। तो एंट्रोपी चेंज इसलिए किसी चीज के इस चीज से मैटर नहीं करता, रिवर्सिबल आइसोथर्मली से कैलकुलेट कर लो। रिवर्सिबल आइसोथर्मली से क्यों कैलकुलेट करते हैं, होता ही है कि आपको अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आपका जो भी छोटा सा स्मॉल हीट चेंज आ रहा है आप उसके अंदर उस टाइम के टेम्परेचर का डिवाइड करोगे। तो अगर आइसोबारिक वगैरह है ना उसके अंदर टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा, बार बार अलग अलग टेम्परेचर के लिए कैलकुलेशन करने की, आइसोथर्मल के लिए क्या करो, टोटल हीट निकालो, उसके अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर था उसका डिवाइड कर दो, तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है बच्चों, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है एंट्रोपी, सिंपल एंट्रोपी। स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या हो जाएगी कि एक मोल कोई चेंज आ रहा है या गिवन चेंज आ रहा है, 1 kg किसी का चेंज आ रहा है किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए जो चेंज आ रहा है, तो ऐसे बता देंगे, ऐसे बता देंगे। अब माइक यूज नहीं करना है क्योंकि मेरा एक डिवाइस खत्म हो गया, अब चैट में बात करेंगे, मतलब मैं चैट ही पढ़ पाऊंगा, स्पीकर मैंने बंद कर दिया मेरे दूसरे डिवाइस का। ठीक है, आज ना कोई भी चीज चार्ज वार्ज नहीं कर पाए। तो एक मोल के लिए अगर कोई चीज बता रखी कि एक मोल का ना इस पर्टिकुलर चीज के लिए कि एक मोल रिएक्शन हो रहा है तो इसका एंट्रोपी चेंज आता है 5 जूल पर केल्विन। तो कहेंगे कि 10 के लिए कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 5 50 जूल पर केल्विन एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्या वैल्यू होती है कि एक मोल के लिए आपने कैलकुलेट करके बुक में लिख रखी है, आप 10 मोल की बता दोगे, और अगर सिंपली आपको टोटल की चाहिए तो आप स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर लो, आपको स्टैंडर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट्स बता रखी है बच्चों, जूल पर केल्विन पर मोल, और सीजीएस यूनिट बता रखी है कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये सब चीजें आप निकाल सकते हो। यूनिट जो होगी आपकी पर मोल जो है ये स्टैंडर्ड के लिए होती है, ये स्टैंडर्ड केस में होती है, एस नोट की केस में, ये किस में होती है, स्टैंडर्ड केस में होगी। ठीक है, पर मोल, पर मोल का केस कब होगा, जब एस नॉट है। ठीक है, एस होगा, एस के लिए क्या होगी यूनिट आपकी जूल पर केल्विन होगी, और कैलोरी पर केल्विन लिख लो चाहे सीजीएस के लिए, लेकिन तब मोल नहीं आएगा। ठीक है जी, ये हो गया एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। 5 किलो आइस अगर पानी में कन्वर्ट हो रही तो उसका एंट्रोपी चेंज अलग आएगा, 2 किलो आइस अगर पानी में चेंज हो रही तो उसका एंट्रोपी चेंज अलग आएगा। जितना बड़ा सिस्टम उतना बड़ा आपको एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन। ये तो नहीं कर रहे आज, पर मेरे सारे ना डिवाइसेस बंद हो गए, तो फिर कल करेंगे, डाउट्स रख लेते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की बात, काफी बातें हो गई, पूरा पूरा चैप्टर पीछे